आज की क्लास एक ऐसी चीज के बारे में है जिसे हम आम तौर पर नजरअंदाज कर देते हैं और वो है मार्केट। इस सेब की बात कर लेते हैं। तो इस सेब से जहन में एक आम सवाल ये आता है कि ये सेब कहाँ से आया, जिसका एक आम जवाब तो यही है कि ये ज़मीन में उगा, किसान ने उगाया और आपने किसी सुपर स्टोर या दुकान से खरीद लिया। सिर्फ ये सेब ही नहीं, बल्कि ये टेबल, ये कुर्सी, गिलास, प्लेट, आप अपने इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें देखेंगे तो आपके जहन में यही सवाल आता है कि ये चीज़ें आखिर कहाँ से आई, जिसका एक सिंपल सा जवाब है कि ये सब चीज़ें मार्केट से आई। आप किसान, स्टोर, इवन ऐसी किसी भी चीज़ का नाम लें तो हमारी उन तक पहुंच मार्केट के जरिए ही है। अब ये मार्केट किस बला का नाम है, इस बारे में जानते हैं प्रॉफिट इकोनॉमिक्स क्लास में। मार्केट एक ऐसी जगह है जहां खरीदार और फरोख्त कुनिंदा अशिया और खिदमात यानी गुड्स एंड सर्विसेज का तबादला करने के लिए आते हैं। और ये एक्सचेंज, ये तबादला, ये होता है बाहमी रजामंदी से, जिसे हम कहते हैं वॉलंटरी एक्सचेंज। मिसाल के तौर पर मार्केट में सेब की पेटी की कीमत है 1,000 रुपये। आपके नज़दीक इस पेटी की कीमत 1,000 रुपये है, लेकिन दुकानदार के नज़दीक इस पेटी की कीमत में उसका मुनाफा भी शामिल है। आपको आपकी मर्जी की कीमत में सेब मिल गए और दुकानदार को उसका मुनाफा। इसको कहते हैं विन विन सिचुएशन। यही सूरत हाल लेबर मार्केट की है। फर्ज करें कि सेबों की ये पेटी आप किसी रेडी या दुकान से खरीदने की बजाय किसी अच्छे ग्रोसरी स्टोर से खरीदने जा रहे हैं। अब वहां पर एक कैशियर भी मौजूद है जो घर पर वेला बैठने की बजाय फर्ज करें कि 2,000 रुपये दिहाड़ी पर काम कर रहा है, और स्टोर के मालिक के नज़दीक कैशियर को मिलने वाले ये 2,000 रुपये उसकी खिदमात के बदले में काफ़ी हैं। और इसी किस्म के मामलात आपको पूरी प्रोडक्शन चेन में नज़र आते हैं। फिर चाहे वो ट्रक ड्राइवर हो जो इन सेबों को मार्केट तक लेकर आता है, या वो किसान जिसने इन सेबों को उगाया है, या वो ट्रैक्टर जो किसान ने खरीदा है। बुनियादी तौर पर आपको हर जगह एक मार्केट नज़र आएगी जिनमें से ज़्यादातर वॉलंटरी एक्सचेंज के असूलों पर अमल पैरा है। कंपेटिटिव मार्केट्स महदूद या कलील वसाइल को एलोकेट यानी मुख्तस या डिस्ट्रीब्यूट यानी तकसीम करने के मामले में काफ़ी बेहतर किरदार अदा करती हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसान ज़्यादा सेब उगाएगा तो सेबों की कीमत कम हो जाएगी, और कम कीमत का मतलब है किसान को नुकसान, जिससे किसान सेबों को उगाने की बजाय किसी और फल या अनाज को उगाने को तरजीह देगा। और अगर किसान कम सेब उगाएगा तो खरीदार का रुझान देखते हुए सेबों की कीमत में फिर इजाफा हो जाएगा, जिससे किसान एक मरतबा फिर ज़्यादा सेब उगाएगा। लेकिन ज़्यादा सेब उगाने से एक मरतबा फिर सेबों की कीमत नीचे आ जाएगी। डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज से मुतल्लिक मार्केट की पेशगोई को माहिर माशियात प्राइस सिग्नल कहते हैं। इसके अलावा मार्केट में आला मेयार के सेबों की कीमत और किसान का मुनाफा दोनों ज़्यादा होंगे। अगर सेब गले सड़े होंगे तो उन्हें कोई ख़रीदेगा नहीं, और अगर ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं तो वो साथी किसानों को मना करेगा कि इस कंपनी का ट्रैक्टर मत खरीदें। इससे एक बात तो वाज़ेह हो जाती है कि मार्केट में खर्च होने वाला एक एक रुपया इस बात का तयन करता है कि कौन सी चीज़ प्रोड्यूस की जाए और कैसे प्रोड्यूस की जाए। इससे ये जाहिर होता है कि कीमत और मुनाफा इस बात का फैसला करते हैं कि वसाइल का इस्तेमाल कहाँ और कैसे किया जाए। लेकिन सेबों की पेटी की कीमत 1,000 रुपये ही हो, इस बात का फैसला कैसे किया जाता है? इस बात को समझने के लिए हम तलब और रसद यानी सप्लाई एंड डिमांड के इस ग्राफ पर नज़र डालते हैं। ये अमूदी लाइन सेबों की कीमत को जाहिर करती है और ये तिरछी लाइन सेबों की मिकदार को जाहिर करती है। अब हम देखते हैं कि कीमत में उतार चढ़ाव का असर कैसे पड़ता है। अगर सेबों की पेटी की कीमत ज़्यादा होगी तो कम लोग इसे खरीदेंगे, और अगर कीमत कम होगी तो ज़्यादा लोग इसे खरीदेंगे। इसे लॉ ऑफ डिमांड या तलब का कानून कहेंगे। कम कीमत फ़रोख्त ज़्यादा, ज़्यादा कीमत फ़रोख्त कम। ग्राफ में डिमांड कर्व नीचे की जानिब जा रहा है। अब नज़र डालते हैं सप्लायर्स मार्केट पर। अगर सेबों की कीमत ज़्यादा होती है तो किसान ज़्यादा मुनाफा कमाता है और ज़्यादा सेब उगा सकता है, और अगर कीमत कम है तो सेब हरगिज़ नहीं उगाएगा। इसे लॉ ऑफ सप्लाई या रसद का कानून कहते हैं, और ग्राफ में ये लाइन नीचे से ऊपर की जानिब जाती हुई नज़र आती है। अब सप्लाई और डिमांड पर एक साथ नज़र डालते हैं। अगर कीमत ज़्यादा है तो प्रोड्यूसर ज़्यादा सेब उगाएगा,
लेकिन सार्फिन की दिलचस्पी कम होगी। इस मिसमैच को कहेंगे सरप्लस। और अगर कीमत कम हो जाती है तो सारिफ ज़्यादा मिकदार में ख़रीद लेंगे, लेकिन मुनाफा की शरह कम हो जाएगी, और इस मिसमैच को कहेंगे शॉर्टेज। और अगर कोई सूरत ऐसी निकालनी हो कि जब कीमत से सार्फिन और किसान दोनों खुश हों, तो उसके लिए दोनों में तवाज़न बराबर होना चाहिए, और इस कीमत को कहेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस या मतवाजी कीमत, जबकि मिकदार को इक्विलिब्रियम क्वांटिटी या मतवाजी मिकदार कहेंगे। ग्राफ की समझ तो आप लोगों को लग गई होगी, लेकिन मसला ये है कि सेबों की कीमत सारा साल एक जैसी नहीं रहती। कभी ये कीमत 3 से 4 हज़ार रुपए की पेटी पर चली जाती है, और अगर किसी फैंसी स्टोर से लेने चले जाएं तो यही पेटी आपको 5,000 रुपए तक में भी दस्तयाब होगी। खारजी अवामिल तलब और रसद के कर्व को तब्दील कर सकते हैं, जिसका बराह रास्त असर मतवाजी कीमत और मिकदार पर पड़ता है। मिसाल के तौर पर डिमांड एंड सप्लाई के इस ग्राफ में कीमतें मौसम सरमा के हवाले से हैं, तो फिर मौसम गर्मा में ये ग्राफ तब्दील होगा। क्या मौसम की तब्दीली सार्फिन की तलब में तब्दीली लाएगी या किसानों की रसद में? और इसका जवाब है रसद में। जाहिर सी बात है, ये मौसम सेब उगाने के लिए मौजू नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ कि रसद की लकीर बाएं जानिब सिरक जाएगी। इसकी वजह यह है कि कीमत कुछ भी हो, जब सेब ही कम उगेंगे तो सप्लाई का निज़ाम तो ख़राब हो जाएगा। इस ग्राफ की मदद से कोई आम आदमी भी मार्केट में होने वाली तब्दीलियों का जायज़ा ले सकता है। मैं जानता हूँ कि ये सब आपको बहुत पेचीदा लग रहा होगा, लेकिन असल में मार्केट में सिर्फ 4 मुमकिना अनासर ही होते हैं। नंबर 1 तलब में कमी, नंबर 2 तलब में इजाफा, नंबर 3 रसद में कमी, और नंबर 4 रसद में इजाफा। आपने लोगों को ये कहते सुना होगा कि फ़लाँ चीज़ मुनासिब कीमत में मिल रही है, फ़लाँ चीज़ महंगी हो गई है, फ़लाँ चीज़ सस्ती मिल रही है। ये खुद का देखने का नज़रिया है। दरअसल हमेशा ही ख़रीदार को सस्ती चीज़ मुनासिब लगती है और बेचने वाले को ये घाटे का सौदा लगता है। तलब और रसद के इस मॉडल को हर चीज़ पर अप्लाई किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर हम बात कर लेते हैं तेल की। तेल की कीमतों में उतार और चढ़ाव मामूल की बात है। 2014 में अमेरिका में तेल की कीमतें ड्रामाई अंदाज में कम हो गईं, जिसकी एक बड़ी वजह तलब और रसद ही थे। हुआ यूं कि चाइना और यूरोप की मैशतें सुस्त रवि का शिकार थीं, जिसकी वजह से तेल की तलब में कमी वाक़या हुई, और उसी वक्त इराक और लीबिया में नई टेक्नोलॉजी के बायस तेल की रसद में इजाफा हुआ। इन दोनों अवामिल की वजह से तेल के फ़ी गैलन की कीमत 40% तक गिर गई। उम्मीद है कि तलब और रसद के साथ साथ आपको कीमत के तयन का अंदाज़ा भी हो गया होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, और अगली दफ़ा देर नहीं होगी बल्कि जल्द ही अगली इकनॉमिक्स क्लास के साथ आपके सामने हाजिर हूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।